गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो फिर पहले डाउट बताना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम वाले होमवर्क में कोई डाउट है क्या? एक तो मैंने क्लास में दिया था प्रॉब्लम करने को, वो लास्ट में करेंगे। पेरेंट टेक्स्ट से बताओ। हाँ, 7th वाला आज पढ़ाने वाला हूँ ना। ये इक्विलिब्रियम का कैसे आएगा वो आज पढ़ाऊंगा। वो अभी छोड़ दो और बताओ। एट। एट तो पार्ट सीधा सीधा बस नेट बॉयंट फोर्स निकालना है और वो बराबर mg कर देना है ना। और बॉयंट फोर्स कैसे निकालोगे? v1 रो वन जी प्लस v2 रो टू जी। 8th क्वेश्चन में तो सीधा फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है ना, वो लगाना है। और वेट आने के बाद उसको जी से डिवाइड करके ग्राम में बताना है ना। पहले वेट आएगा, वेट को 10 से डिवाइड करोगे तो केजी में मास आएगा, फिर केजी में आने के बाद ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। करूँ सॉल्व? 8th वाला तो स्ट्रेट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। देखो, जब आप B बराबर mg करोगे तो mg आएगा ना, वो न्यूटन में होगा। तो mg में से g डिवाइड कर दोगे तो m आएगा, m केजी में आएगा। फिर उसको चेंज कर लेना, या सब कुछ एसआई यूनिट में ही सॉल्व कर लो। सब कुछ एसआई यूनिट में ही सॉल्व कर सकते हो। एट्थ में बस आप क्या कर दो, mg बराबर v1 रो वन जी प्लस v2 रो टू जी। जी कॉमन होके कट जाएगा, सबको एसआई यूनिट में डालो, m की वैल्यू आ जाएगी ना। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? क्यूबिकल ब्लॉक है तो उसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता है ना, एल स्क्वायर करके निकाल लोगे। अब h इंटू एल स्क्वायर करोगे तो जिसमें भी जो h दिया है वो इंटू एल स्क्वायर करोगे तो वहां का वॉल्यूम आ जाएगा। और सारी वैल्यू सीजीएस में दी है तो सीजीएस में ही सॉल्व कर। ठीक है, 8th हो जाएगा ना। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला तो मैंने क्लास में ही दिया था ना। ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। ये तो हम लोग करने ही वाले हैं अभी ना, लास्ट टाइम क्लास में होमवर्क दिया था ना ये। और बताओ। 10th, ये भी यार लास्ट टाइम क्लास में किया हुआ है। देखो लास्ट टाइम वाले, इसमें आपको क्या करना है, बस जो हिंज पॉइंट है उसके अबाउट वेट और बॉयंट फोर्स का टॉर्क बैलेंस करना है।
टेंथ बाकी लोगों से हुआ क्या? टेंथ हुआ किसी से? खालकर क्या किया तूने? बस टॉर्क ही बैलेंस करना है इसमें। देखो इसमें बस आपको एक स्टेप ज्यादा दे दिया गया है। ऐसे रॉड है, ये यहाँ पर हिंज किया हुआ है, और हमें ये वाला पार्ट पता है कि ये L/2 है, तो ये आप x निकाल लोगे। लास्ट टाइम जैसे हमने टॉर्क बैलेंस करके x निकाला था, x आ जाएगा तो आपको ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, और ये लेंथ पता है। तो आप अगर ये वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे? साइन अल्फा इक्वल टू L/2 अपॉन में 2L-x ना। x कैसे आएगा? टॉर्क बैलेंस करके। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहले mg और b का टॉर्क बैलेंस करो, तो उससे x आ जाएगा। x आ जाएगा तो आप ये अल्फा निकाल सकते हो ना इस वाले ट्रायंगल में देख करके। ठीक है, फिर वो क्लास में जो प्रॉब्लम दिया था वो करें। सेकंड, 1 मिनट। A body of mass 2 kg is floating in a liquid of density this. Weight of the liquid displaced is. अब है भावेश, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सेकंड में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक कोई बॉडी है जो कि कोई लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका जो वेट होगा mg, वो बॉयंट फोर्स से बैलेंस होगा ना। और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब क्या? बॉयंट फोर्स ही पूछा है ना। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब बॉयंट फोर्स पूछा है, मतलब mg पूछा है, तो m इंटू जी कर दो। ये सारा दिमाग अनयूज्ड ही रखना है क्या? कहाँ ले जाओगे इसको फिर? इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। तो वो इलस्ट्रेशन 10 में क्या बोला गया है? अ पाइप ऑफ कॉपर हैविंग इंटरनल कैविटी weighs 264 ग्राम in air and 221 ग्राम in water. Find the volume of the cavity. ना आपने कोई पाइप लिया ना, कुछ ऐसे आपने पाइप लिया हुआ है कॉपर का, जिसके अंदर कुछ कैविटी रही होगी, और जब हमने इसको एयर में वेट किया, एयर में वेट करोगे तो क्या आएगा? एयर में मान लो आपने कोई स्प्रिंग बैलेंस से इसको हैंग किया,
तो एयर से क्या आएगा इसका वेट, कोई स्प्रिंग बैलेंस से हैंग किया तो इसका जो भी वेट होगा mg वही आया होगा ना एयर में। टेंशन निकाल करके हम उसका वेट मेजर करते हैं ना, तो वो आपको कितना मिला है 264 ग्राम ना। अभी m कितना है एयर में 264 ग्राम। फिर हमने इसको वाटर में डाल दिया। अगर आप इस पूरे पीस को वाटर में डाल के हैंग कर दो, स्प्रिंग बैलेंस से लगाओ, इसको हमने पूरे को वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने से क्या होगा, अब ऊपर को बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, नीचे को mg, तो अब स्प्रिंग बैलेंस जो रीड करेगा, मतलब टेंशन रीड करेगा, वो पहले से ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा ना। तो अब हमारा क्या हो रहा होगा, b प्लस नया वाला जो भी t आएगा वो बराबर हो रहा होगा mg के। तो जो नया स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी वो क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, जितना बॉयंट फोर्स होगा उतना ही कम होगा ना। पहले अगर 264 ग्राम इसका वेट आया था ना, 264 मतलब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम बोलेंगे, या सब सीजीएस में ही सॉल्व करते हैं, 264 ग्राम इंटू जी इसका वेट रहा होगा ना, और बाद में 261 है। तो जो 3 ग्राम कम हुआ है वो क्यों कम हुआ, बॉयंट फोर्स की वजह से ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं बॉयंट फोर्स की वैल्यू होगी 3 ग्राम इंटू जी। जितना भी वेट कम होगा, वेट की बात चल रही है ना, मास की नहीं, वेट को के लिए क्या करोगे, मास इंटू जी। तो जितना भी कम हो रहा है वो क्यों कम हो रहा है, बॉयंट फोर्स की वजह से ना। तो हमें बॉयंट फोर्स पता है। अब देखो बॉयंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, जो भी इस पूरे कैविटी, ये पूरा जो पाइप है उसका जो भी टोटल वॉल्यूम होगा ना, टोटल जो भी वॉल्यूम होगा उसके बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ होगा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही होगा ना बॉयंट फोर्स। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये पूरे पाइप का वॉल्यूम है। पूरे पाइप के वॉल्यूम में दो चीजें हैं, एक तो कॉपर है Cu और एक कैविटी है, दोनों का वॉल्यूम मिल करके ये टोटल बी आएगा ना। ना ये वाला पार्ट का वॉल्यूम जो होगा उसको VCU बोल रहा है और इस वाले वॉल्यूम को V कैविटी बोल रहे हैं। तो टोटल इसका अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वो सब ऐड होकर के आएगा ना। कॉपर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कॉपर वाला पार्ट का मास इंटू डेंसिटी। ये जो मास दिया है किस पार्ट का मास है, कॉपर वाला ही मास है ना, कैविटी का तो कोई मास होगा नहीं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इतने पार्ट का मास ओवर इसकी डेंसिटी ना। आपको देखो कॉपर की डेंसिटी दी है और कैविटी की हमें वॉल्यूम निकालनी है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको ऑलरेडी पता है, वाटर में डाला गया है, तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी सीजीएस में 1 ग्राम/cc। अब इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो इससे कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों। और है कोई डाउट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो लास्ट मैंने क्लास में दिया था। क्लास में देखो मैंने क्या प्रॉब्लम दिया था कि एक कंटेनर लिया हुआ था, इसमें एक ब्लॉक रखा और इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो ये बाहर निकलना चाहेगा, तो इसको रोकने के लिए एक स्ट्रिंग लगा दी ना। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है और सिग्मा इज लेस देन रो।
लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ये बाहर जाना चाहेगा, तो रोकने के लिए नीचे को टेंशन लग रहा है, तो शुरू में टेंशन कितना लग रहा है, टी नॉट। फिर हमने क्या किया, इस कंटेनर को मूव करा दिया, ऊपर को विथ एक्सेलरेशन ए। जब एक्सेलरेट कर रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो टेंशन होगा हमें वो बताना था। आंसर किसके किसके टर्म में बताना है, आंसर हमें जो पहले टेंशन दिया है टी नॉट, उसके ब्लॉक की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, इन तीन के टर्म में नया वाला टेंशन बताना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, एक बार इस सिचुएशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे और एक बार इस सिचुएशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे ना। हाँ श्रेयस, ना, और दोनों सिचुएशन की इक्वेशन को यूज करके जो कॉमन चीजें वो कट कर लेंगे और टी टी नॉट इन सब में रिलेशन निकालेंगे। पहले अगर इस सिचुएशन के लिए लिखे ना, फर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, नीचे को mg भी लग रहा होगा और टेंशन लग रहा होगा और ऊपर को बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी बोलोगे, अगर हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कुछ v है, ब्लॉक का वॉल्यूम v है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b बराबर है टी नॉट प्लस एम जी। मतलब टी नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी माइनस बी। एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी इंटू सिग्मा इंटू जी। पॉइंट फोर्स की वैल्यू होगी बी इंटू रो इंटू जी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। अब इधर के लिए लिखते हैं, इधर के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या हो रहा होगा, ऊपर को जो पॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो टी और एम जी के अगेंस्ट में इसको एक तो एक इस पॉइंट फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम जा रहा है ना ए एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा। ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर को बी, नीचे को टी और एम जी, और ये पूरा सिस्टम ऊपर को ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम बोलेंगे बी माइनस टी माइनस एम जी, ये नेट फोर्स हुआ ऊपर को, ये बराबर एम इंटू ए ना। ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम से ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर को लगना चाहिए ना, नेट फोर्स ऊपर लगेगा तभी वो ऊपर जा रहा है ना ये एक्सेलरेशन से। तो हम लोग टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी को उधर ले आओ, एम ए को इधर ले आओ, तो बी माइनस एम जी माइनस एम ए, तो इसको हम लिख देंगे बी माइनस एम जी प्लस ए। अब बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या बोलोगे, एक्सेलरेटेड लिक्विड में बॉयंट फोर्स कितना होगा, वी रो जी। जी कौन सा लोगे, ऊपर जाने के टाइम पे जी कौन सा रहेगा, जी इफेक्टिव, जी प्लस ए रहेगा ना। और मास कितना बोलोगे, वी इंटू सिग्मा। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी टी इक्वल टू वी रो माइनस सिग्मा जी प्लस ए, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बी रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, सब कुछ सही है। अब अगर हम इक्वेशन वन टू को फर्स्ट से डिवाइड कर दें ना, टू को वन से डिवाइड करें, हाँ, नहीं नहीं ये नहीं लिख सकते भाई, ये वाला जो हमारा ये कैसे लिख रहे हो तुम,
खालकर देख सही से एक बार लिख ले, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो लिख सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लग नहीं रहा ऐसा आ रहा है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टी अपॉन में टी नॉट इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस ए अपॉन में जी। यार वो आंसर एक्चुअल में ये जी और ए के टर्म में निकालना था, मैंने गलत बता दिया कि सिग्मा के टर्म। तो ये हमारा टेंशन आ जाएगा, हमें ए वगैरह दिया हुआ था, यहाँ हमारा आंसर जो निकालना है टी नॉट ए और जी के टर्म में बताना था ना। हमें क्वेश्चन में ए दिया था, टी नॉट दिया था और टी निकालना था। ठीक है, समझ आया सभी को। क्वेश्चन थोड़ा शुरू में मैंने गलत बोल दिया, बट एक्चुअल क्वेश्चन यही है ना, ए दिया हुआ है, टी नॉट दिया है, जी दिया है और टी निकालना है। नोट कर लो इसको। नहीं नहीं विश्वराज, याद नहीं करना है ना, वो तो कोई प्रॉब्लम का आंसर जब तक बोलू नहीं तब तक याद नहीं करना है ना। हाँ, पहले वाले में फोर्स बैलेंस करना था, दूसरे वाले में एफ इक्वल टू एम ए लगाना है ना, नेट फोर्स निकाला और एफ इक्वल टू एम ए लगाया। हाँ वो देख लो खालकर, हमें एक्चुअल में ये भी मुझे डाउट ही है यार, ऐसा कुछ आ रहा है। ये ध्यान रखना कि यहाँ का पॉइंट फोर्स और इधर का पॉइंट फोर्स अलग है ना, मैं उसको बी डैश लिख देता हूँ, उससे कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा आ रहा है श्रेयस, तो ठीक है ना। और वैसे यहाँ क्वेश्चन में एम तो गिवन नहीं है हमें, टी नॉट और ए दिया था ना, उसके टर्म में आंसर बताना था। मैंने चेक नहीं किया ऐसा आ रहा है या नहीं, अगर आ भी रहा है तो भी एम तो गिवन नहीं था ना। अरे सलोनी, केवल जी इफेक्टिव तो यूज किया ही है, एफ इक्वल टू एम ए यूज की जगह जी इफेक्टिव कैसे यूज करते हैं। जी इफेक्टिव तो यूज किया ही है ना, आप क्या चाह रहे हो, कंटेनर रोक दिया जाए और कंटेनर के फ्रेम से सॉल्व करें। जी इफेक्टिव तो यूज किया ही है, कंटेनर के फ्रेम से भी कर सकते हो, कंटेनर के फ्रेम से करते तो बस क्या होता, आप बोलते कि यहाँ पे नीचे को सीडो फोर्स लग रहा है और ये रुका हुआ है, तो बस बी बराबर होता है टी प्लस एम जी प्लस एम ए, तो ये वही लिखा है, टी और एम जी सब इधर ले आओ, तो बी बराबर होता है टी प्लस एम जी प्लस एम ए। सेम चीज होती, कंटेनर के फ्रेम से देखते हो तो रुका हुआ दिखता, बट नीचे को सीडो फोर्स दिखता, बट बी का एक्सप्रेशन सेम रहता है ना। ज्वाइंट फोर्स चाहे जिस फ्रेम से देखोगे वी रो जी इफेक्टिव ही दिखेगा। ठीक है, आगे चलें।
यार तुम लोग को ये पता है ना, पवार सर अब ग्रेविटी में नहीं है ना, उन्होंने छोड़ दिया है ना, उनको अब कोई काम के लिए कॉल वॉल नहीं किया करो। पंकज सर या सचिन सर हैं, उनको कॉल किया करो कोई भी काम होगा। नंबर भी ग्रुप पे अपडेट कई बार डलवाया है मैसेज ने कि नंबर, नया नंबर कांटेक्ट के लिए ये है। नोट हुआ, आगे चलें। यार इसका तो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, एमके सर ने कहाँ गए, पता नहीं। लग रहा है स्पेक्ट्रम वाले, लग रहा होगा ग्रेविटी का रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ के टीचर ले लेते हैं, दिमाग लगा रहे होंगे वो लोग। हाँ पढ़ाते तो अच्छा थे, पढ़ाते तो अच्छा थे। कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने पास अभी नमन पांडे सर है, लास्ट में ज्यादा तो हायर लेवल तक वही लेके जाते थे। सीएन सर हैं, एसजे सर आ गए हैं। चलो हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। समीर सर नहीं है, उनका नाम सुमित सर है, सुमित सर। पांडे सर की क्लास जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तब स्टार्ट होगा, करीब अक्टूबर में कोर्स खत्म होगा तुम लोगों का। फिर सर का रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, तो उसमें तब वो लेना स्टार्ट करेंगे। अबे जेई के बाद नहीं भाई, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, उनको 2 मंथ ही देना पड़ता है, 2 मंथ में वो सारा चैप्टर जो जो उनको लगता है कि और लेवल पे ऊपर ले जाना है वो करा देंगे। 2 मंथ ही उनको देना पड़ता है। हाँ क्रैश कोर्स जैसा, लेकिन वही है कि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कहाँ पे क्या कराना है, क्या छूटा रह गया होगा तुम लोगों का, तो वो तुरंत करा देंगे 2 महीने में। रजत यार देखो, तब तक शायद मेरे हिसाब से 2-3 महीने में सिचुएशन इंप्रूव होगी, लेकिन ये बोलते बोलते भी अब मुझे यार शर्म आने लगी है, कब से यही बोल रहा हूँ। रिवीजन नहीं कराएंगे, वो एडवांस लेवल का कराएंगे ना, जो तुम लोगों ने किया होगा वो हर चैप्टर में जो जो और एडवांस लेवल उनको लगता है कि और कराना चाहिए। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक देखो यहाँ पे टर्म यूज होगा अक्सर, अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट समझते हो क्या होता है? अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपेरेंट वेट का क्वेश्चन था ना, कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को पहले स्प्रिंग बैलेंस से हैंग किया और एयर में उसका वेट निकाला, तो एयर में अगर उसका मास एम है तो उसका वेट आ रहा होगा mg। तो यही यहाँ पे ये रीड कर रहा होगा ना, स्प्रिंग में जो टेंशन आएगा वो भी mg के बराबर आएगा, तो ये उसका ट्रू वेट है ना। लेकिन अगर हम उसको लिक्विड में डाल देते हैं
और फिर स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करें। इसको हमने लिक्विड में डाल दिया। तो अब क्या हो रहा होगा, नीचे पे mg लग रहा होगा, ऊपर को नया टेंशन, और साथ में ऊपर को पॉइंट फोर्स। तो अब हमारा क्या होगा, टी डैश प्लस बी मिलके mg के बराबर होगा। और हमें तो वेट चाहिए, मतलब टी डैश चाहिए ना, स्प्रिंग में जो टेंशन आएगा उसी को वेट बोलते हैं ना। तो नया टेंशन हमारा अपेरेंट वेट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, mg माइनस बी। तो यही हमारा अपेरेंट वेट है, डब्ल्यू अपेरेंट। डब्ल्यू अपेरेंट हमारा, mg को हम क्या लिख सकते हैं, v सिग्मा जी, सिग्मा जहाँ पे ब्लॉक की डेंसिटी है ना, और b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v रो जी। और एक्चुअल जो हमारा वेट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें फर्स्ट से, तो आ जाएगा डब्ल्यू अपेरेंट अपॉन में टी इक्वल टू एम जी ना, ये हमारा, इसको हम एक्चुअल वेट बोलेंगे ना, एक्चुअल वेट, डब्ल्यू ए सी। तो ये बराबर आ जाएगा, और एक्चुअल वेट को हम क्या लिख सकते हैं, बी सिग्मा जी। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी ऑन में वी सिग्मा जी। तो ऐसा कुछ ये रिलेशन वगैरह पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे निकाल के बताओगे ना। और मेन क्या ध्यान रखना है, अपेरेंट वेट मतलब जितना वेट कम होगा वो क्या होगा, पॉइंट फोर्स होगा ना। जितना ज्यादा पॉइंट फोर्स होगा उतना अपेरेंट वेट कम होगा। डब्ल्यू रियल या एक्चुअल वेट ना, ये वाला था जो डब्ल्यू एक्चुअल या रियल वाला है ना। क्या बोल रहे हो तुम, बी इक्वल टू एम जी होता है। अबे श्रेयस, वो जब फ्लोट करता है तब होता है ना, फ्लोट करने वाली बॉडी का अपेरेंट वेट तो जीरो आएगा। ये जब बॉडी सिंक करने वाली बॉडी है उसके वेट की बात चल रही है ना। फ्लोट करने वाली बॉडी का तो अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये किसकी बात चल रही है, जो बॉडी सिंक होगी ना, उनके लिए ही है ना। फ्लोट करने वाली बॉडी का तो वेट पता ही नहीं चलेगा लिक्विड में। नोट कर लो इसको।
नोट होने के बाद बोल देना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, कोई भी बॉडी जो फ्लोट कर रही है उसका इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। जो सिंक कर रहा है उसका हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं देखेंगे ना, सिंक कर रहा है मतलब उस पर फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा होगा। जो फ्लोट कर रहा होगा उस पर इक्विलिब्रियम आएगा ना, वही फोर्स बैलेंस होगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, इसमें हम दो केसेस देखेंगे। एक केस होगा जब बॉडी कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड है, और एक जब पार्शियली इनसाइड लिक्विड है। तो पहला केस देख रहे हैं जब बॉडी इज कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड। मान लो हमने कहीं लिक्विड में एक कोई बॉडी रखी, ऐसा कर, ठीक है, कोई हमने ऐसे बॉडी रखी, ये इसमें फ्लोट कर रही है ना। अगर ये फ्लोट कर रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कहीं एक जगह mg लग रहा होगा और कहीं पे बॉइंड फोर्स लग रहा होगा। दोनों जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे लगे ना। अब अगर मैं देखो इसको कहीं हल्का सा नीचे मूव करा दूं तो भी बी और mg तो बैलेंस ही होंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाइज तो ये हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा ना, डिस्प्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पे न्यूट्रल होगा। नहीं भावेश, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ज्यादा मास था, तो इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास जो था वो नीचे था, बट सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो तो डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे आएगा। सेंटर ऑफ मास जहां पे ज्यादा मास होगा उधर के साइड आएगा, और सेंटर ऑफ बॉयंसी डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे आएगा। अब हमें देखो ट्रांसलेशनल में यहाँ में नहीं सोचना है, रोटेशनल में सोचना है कि अगर हम इसको हल्का सा रोटेट करें तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम आएगा। अगर मान लो मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ये वापस लौटेगा या वैसे ही रुका रहेगा या और ज्यादा घूम जाएगा ना। अगर मान लो मैंने इसको हल्का सा रोटेट कराया, ना। अबे ट्रांसलेशनल याद है, अगर कोई बॉडी ऐसे कहीं प्लेन पे रखी है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस भी कर दूं तो भी उस पर नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा ना। इसको अगर मैं अंदर हल्का सा इधर मूव करा दूं, इधर मूव करा दूं, नीचे या ऊपर मूव कराऊं तो भी नेट फोर्स तो सेम ही रहेगा ना, अगर वो फ्लोट कर रही है। तो ट्रांसलेशनल में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल। सबको याद है इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब अगर मान लो मैं इसको हल्का सा रोटेट कराता हूँ ना, इसको मैंने हल्का सा ऐसे रोटेट करा दिया, तो रोटेट करने की वजह से mg अभी यहाँ लग रहा है और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे यहाँ पे b लग रहा है। तो अब ये क्या होगा, रोटेट करा के छोड़ूंगा तो ये ऐसे ही रुका रहेगा या सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा ना। यहाँ पे मान लो हम इस पॉइंट के बहुत टॉर्क देखे तो ये बी इसको ऐसे घुमा रहा होगा ना, तो ये क्या होगा, वापस से ऐसा चला जाएगा ना, वापस जाने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर
स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है ना। रोटेशनल में देखें अगर, तो रोटेशनल वाला यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है यहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे रखते, ऊपर के साइड में मान लो ज्यादा मास होता, तो सेंटर ऑफ मास अब ऊपर के साइड होता, और बॉयंट फोर्स मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी। अब अगर हम इसको रोटेट करें तो क्या होगा, ना। तो अब यहाँ पे रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट होगा ना, फोर्स कपल बन रहा है, ये दोनों ऐसे घुमाएंगे और घूम करके ये कैसे आएगा, जो हैवी वाला पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने हल्का सा रोटेट किया तो ये और ज्यादा घूम गया ना। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे बोलोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप देख लो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, जब बी ऊपर है और एम जी नीचे है ना। जब सेंटर ऑफ बॉयंसी, सीओबी मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी, बी केवल लिख देता हूँ ना, या सेंटर ऑफ बॉयंसी लिखता हूँ, सीओबी इज अब सेंटर ऑफ मास ना। जब सेंटर ऑफ मास से ऊपर है सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे, सेंटर ऑफ मास ऊपर है। अबे खालकर अनस्टेबल में क्या होता था, हल्का सा डिस्प्लेस करो तो और उधर ही जाता था ना, वापस नहीं आता था और गिर जाता था। तो यहाँ यही है ना, आपने हल्का से इसको इधर को घुमाया, तो घुमाने से क्या हुआ, ये और घूम गया इसी डायरेक्शन में, पूरा ऐसे घूम करके ये पूरा घूम के नीचे आ गया। तो ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन हुआ, स्टेबल या अनस्टेबल, वापस आने की टेंडेंसी है यहाँ पर, नहीं है ना। कोई रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं है, उल्टा और घुमाने वाला टॉर्क है, तो यहाँ पे अनस्टेबल। यहाँ पे देख लो हल्का से घुमा रहा हो तो वापस ले जाने वाला टॉर्क था, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क था। और अगर यहाँ पर, और अनस्टेबल कब आ रहा है, जब सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर नीचे है सेंटर ऑफ मास से ना। सेंटर ऑफ बॉयंसी इज, सेंटर ऑफ मास से कंपेयर करते हैं, सेंटर ऑफ मास इज अबव सेंटर ऑफ बॉयंसी। सीओबी मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी है ना, सीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास। कहीं पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब सेंटर ऑफ मास नीचे के साइड होगा ना। सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होता है सिस्टम उतना स्टेबल होता है ना, सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर जाएगा उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ती है ना। यहाँ पे वही हो रहा है ना, जब सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है तो ये अनस्टेबल हो रहा है। एक तीसरा केस, अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक ही जगह है ना, दोनों एक ही जगह है ना, और हल्का सा हम इसको अगर रोटेट करते हैं तो भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक ही जगह है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई टेंडेंसी होगी ना तो और दूसरे साइड रोटेट करने की, ना ही वापस आने की ना।
ना तो ये और ज्यादा रोटेट करेगा ना वापस आएगा ना। अभी टॉर्क तो हमेशा ही जीरो रहेगा ना। ये फोर्स कपल बना रहे हैं लेकिन एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, इनके बीच की कोई डिस्टेंस नहीं। समझ आ रहा है बच्चों? अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होगा तो इसमें कोई टॉर्क नहीं बनेगा ना, कोई रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, जिधर घुमा के छोड़ दोगे वैसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे रोटेशनल वाइज कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये सब रोटेशनल वाइज देख रहे हैं ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है यहाँ पर? न्यूट्रल। यहाँ पे भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम का है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक ही जगह आएंगे तो वहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब कल्पेश और ऊपर क्या देखोगे आप? कुछ नहीं, अभी इसमें बच्चा यहीं से शुरू हुआ है।
हो गया नोट? तो हमें देखो मेनली क्या क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब उसका सेंटर ऑफ मास नीचे के साइड होगा ना। अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर जाता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है ना। तो हमने देखो अब ये समझ लिया ना कि अगर सेंटर ऑफ मास इज बिलो सेंटर ऑफ buoyancy तो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर सेंटर ऑफ मास इज अबव सेंटर ऑफ buoyancy तो वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास इज ऑन सेंटर ऑफ buoyancy तो वहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं ना। सिंपल है एकदम कि सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होता है उतना सिस्टम स्टेबल होता है ना। डेली लाइफ में भी आप देखते हो ना, अगर कोई मान लो ऐसे कोई बॉडी है, उसको ग्राउंड पे रखा है तो वो स्टेबल होगा, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होगा। लेकिन हम ऐसे कोई बॉडी को रखे ग्राउंड पे, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है तो वो अनस्टेबल होगा ना। जितना सेंटर ऑफ मास नीचे आता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखो अभी हमने जो केस देखा, हाँ सही बात है श्रेयस। तो वो डॉल होती है ना जो गिरती नहीं है, उसको खड़ा कर दो फिर मारो फिर वापस सीधे हो जाती है। तो उसमें यही होता है, सेंटर ऑफ मास नीचे होता है तो हर बार वो स्टेबल रहता है। अब जो भी नाम होता हो, क्या क्या डॉल के नाम है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेकेंड केस। अभी हमने फर्स्ट केस देखा जब बॉडी इज कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड था। फिर हम सेकेंड केस देख रहे हैं जब बॉडी इज पार्शियली इनसाइड लिक्विड है ना, फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने के दो तरीके हैं ना, पूरा अंदर या फिर थोड़ा सा अंदर थोड़ा बाहर। तो सेकेंड केस देख रहे हैं हम लोग, केस टू। बॉडी इज पार्शियली इनसाइड लिक्विड। तो पार्शियली इनसाइड लिक्विड मतलब क्या हुआ? मान लो कोई बॉडी ऐसे कुछ फ्लोट कर रही है ना, थोड़ा बाहर है थोड़ा अंदर है, ये फ्लोट कर रही है। तो इसमें देखो आप जब कंपेयर करने जाओगे तो जैसे अभी डिस्प्लेस लिक्विड है, अभी डिस्प्लेस लिक्विड कुछ इस शेप में होगी ना, जो नीचे वाला पार्ट है उसके शेप में। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो जो डिस्प्लेस लिक्विड होगा उसका शेप चेंज हो जाएगा। मान लो आपने हल्का सा इसको ऐसे रोटेट किया, तो अब जो अंदर पार्ट रहेगा ये थोड़ा पार्ट इधर का बाहर आ जाएगा, इधर का थोड़ा पार्ट अंदर आएगा, तो डिस्प्लेस लिक्विड का शेप भी चेंज हो जाएगा ना। अगर डिस्प्लेस लिक्विड का शेप चेंज होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा ना। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ देखो सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का तो अपना हर जगह एक बार एक ही जगह आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होता है। ठीक है, समझो। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ऐसा क्यूब है, वो ऐसे फ्लोट कर रहा है। तो अभी सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा? जो ये नीचे वाला पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास पे।
लेकिन अगर आप इसको रोटेट कर दोगे तो अब ये वाला पार्ट अंदर आया ना, अब इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो जब पार्शली सबमर्ज्ड होगा तो वहां पे अंदर वाले पार्ट का शेप चेंज हो जाएगा ना, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी का पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचना इतना आसान नहीं होगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्शली सबमर्ज्ड में पॉइंट ही चेंज हो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह है लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो जा रहा है। जब सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो जा रहा है तो क्या हम अब सेंटर ऑफ बॉयंसी को लेके सोचे, क्योंकि उसमें दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग अब इस बार एक नया पॉइंट डिफाइन करते हैं, मेटा सेंटर। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ बॉयंसी की जगह एक नया पॉइंट लेंगे, मेटा सेंटर। और जो काम पहले सेंटर ऑफ बॉयंसी से कंपेयर करते थे सेंटर ऑफ मास का, अब हम सेंटर ऑफ मास को मेटा सेंटर से कंपेयर करें ना। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी विल बी रिप्लेस्ड बाय मेटा सेंटर। अब ये मेटा सेंटर होता क्या है वो अभी समझाता हूँ ना, बट अभी आप मान लो कि कुछ मेटा सेंटर होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या आप करोगे, अब स्टेबिलिटी का सारा जो पहले पढ़ा था वही अब भी रहेगा, बस जहां जहां सेंटर ऑफ बॉयंसी था वहां वहां पे आप क्या लिख दोगे, मेटा सेंटर लिख दोगे। तो अब जैसे पहले होता था कि अगर सेंटर ऑफ मास इज बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, बिलो मेटा सेंटर। जब सेंटर ऑफ मास मेटा सेंटर से नीचे होगा तो वहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, सेंटर ऑफ मास अगर नीचे होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल वाला ना। और अगर सेंटर ऑफ मास इज अबव मेटा सेंटर, तो वहां पे अनस्टेबल। और अगर सेंटर ऑफ मास इज ऑन मेटा सेंटर तो वहां न्यूट्रल। मतलब समझो, पार्सली सबमर्ज में सेंटर ऑफ बॉयंसी का काम कौन कर रहा होगा, मेटा सेंटर कर रहा होगा। अब मेटा सेंटर निकालते कैसे वो समझाता हूँ। ये पहले नोट कर लो यहाँ तक।
तो अब हम लोग देखते हैं कि मेटा सेंटर निकालते कैसे है ना। हाउ टू फाइंड मेटा सेंटर। तो देखो मेटा सेंटर के लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी है शुरू में, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। ऐसी मतलब बताओ भाई बच्चों क्या है। अबे यार श्रेयस, कुछ अच्छा नाम बताना चाहिए था ऐसी का फुल फॉर्म। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल लो यार, क्या ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कर रहे हो तुम लोग। ऐसी का। अबे अमन कुछ अच्छा बताओ यार, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो। हाँ फिजिक्स की क्लास थोड़ी चालू है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। अबे विश्वराज इतनी देर से। हाँ ये थोड़ा अच्छा बताया सबने। अबे विश्वराज इतनी देर से स्टेबल इक्विलिब्रियम चिल्ला रहे हैं हम लोग। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसी ऐसी। यहाँ पे भी देख लिखा हुआ है एक बार। गजनी बन गया, 2-2 मिनट में भूल जा रहा है। तो चलो अब देखो यहाँ पर ना। अभी देखो यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ है ना? तो जब वो पार्शली ऐसे फ्लोट कर रहा होगा, पार्शली सबमर्ज होके, तो आप क्या करोगे, शुरू में जहां पे भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी है उनको लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, जिसको हम मान लो बोलते हैं लाइन L1 ना। L1 लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, जब शुरू में वो फ्लोट कर रहा था, अभी आपने उसको रोटेट नहीं किया है ना, अपना वो बॉडी इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हल्का सा रोटेट करते हैं ना, कोई भी एक साइड को रोटेट करो, मान लो हमने उस साइड को रोटेट किया है, मान लो हमने ऐसे रोटेट कर दिया। अब जब रोटेट करोगे तो L1 वाली लाइन भी रोटेट हो जाएगी ना। ये लाइन आपने बना ली, अब इसको अब चेंज नहीं करना है ना, इसको रोटेट किया, जब बॉडी रोटेट होगी तो L1 भी ऐसे रोटेट होके आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि ये जो बॉडी का नया सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो कहाँ है ना। अब ये जो पार्ट आएगा, नया वाला जो सबमर्ज्ड पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहीं पे भी आ सकता है। तो मान लो कहीं यहाँ पर आया सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो नए सेंटर ऑफ बॉयंसी से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ना। नए सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये वर्टिकल लाइन को L2 बोलोगे। तो L1 और L2 जहां कट कर रहे होंगे उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे मेटा सेंटर। समझ आ रहा है, यहाँ पे इस बार मेटा सेंटर है ना, जहां पे L1 और L2 कट करे। क्या क्या करना है, आपको पहले L1 ड्रॉ करना है। L1 कैसे ड्रॉ करना है, इनिशियल सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास को लेकर के एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है,
रोटेट करके नया सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालना है और वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इस बार ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा होगा L2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं था ना। हम सेंटर ऑफ बॉयंसी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइन जहां पे कट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे मेटा सेंटर। अब मेटा सेंटर से कैसे इक्विलिब्रियम आएगा वो अभी समझाता हूँ ना, पहले निकालना समझ लो ना मेटा सेंटर क्या है। तो हमने देखो क्या देखा कि पहला स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ लाइन, इस लाइन को क्या बोल रहे हैं L1 बाय ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी। फिर क्या करना है सेकेंड, रोटेट बॉडी स्लाइटली एंड फाइंड न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी। न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी ना। जो ये वर्टिकल लाइन होगी इसको हम क्या नाम देंगे L2। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 will be called meta center। ठीक है बच्चों, मेटा सेंटर समझ आया। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको बाद में पता करना है कि कहाँ से पॉइंट फोर्स जा रहा है, तो हमेशा वो कहाँ से जा रहा होगा, पॉइंट मेटा सेंटर से जा रहा होगा ना, वर्टिकली वो मेटा सेंटर से पास होगा। रोटेट करने के बाद पॉइंट फोर्स वाली लाइन मेटा सेंटर से सीधे जा रही होगी ना वर्टिकली। अब ये नोट करो, अब समझाता हूं कि कैसे मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ मास से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम। श्रेयस तू उसकी टेंशन नहीं लेना, कैसे निकालेंगे वो कुछ ना कुछ बताया जाएगा क्वेश्चन में ना। अब मेनली ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, बस पूछा जाएगा कि मेटा सेंटर से ऊपर होगा तो क्या होगा, नीचे होगा तो क्या होगा। जब तक बताया नहीं जाएगा हम लोग निकाल नहीं सकते ना, ऐसे आर्बिट शेप देख के कैसे निकालोगे।
ठीक है, तो अब देखो जो मैंने ऊपर लिखवाया था ये वाला पॉइंट कि अगर सेंटर ऑफ मास बिलो मेटा सेंटर है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऊपर है तो अनस्टेबल। ये कैसे होता है अब ये समझते हैं ना। ऐसा भावेश कैसे हो सकता है मालिक, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो कट तो करेंगे ही ना। मैंने कहीं बोला कि एक लाइन ऐसे है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ये दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कट तो करेंगे ही ना। एक ऐसे और एक वर्टिकल है। भावेश एकदम भोला भावेश है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ, मेटा सेंटर हाइपोथेटिकल पॉइंट है ना, वो कहीं पे भी जा सकता है। वेरी गुड, भोला भावेश ने इस बार सही पॉइंट उठाया। मेटा सेंटर कहीं पे भी जा सकता है। तो अब हम लोग देखो ये समझते हैं कि कैसे हम जब बोल रहे हैं कि सीओएम, जैसे हमने देखा कि पहला केस थी सीओएम इज बिलो मेटा सेंटर, तो वहां पे हमने बोला कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ना। तो ये कैसे हो रहा है, जैसे आपने बोला कि भाई हम एक बॉडी ली जो ऐसे फ्लोट कर रही है अभी, फिर हमने हल्का से इसको ऐसे रोटेट किया ना, हमने ऐसे रोटेट किया। तो हमें देखो, हमें ये जो लिखा है केस, उस केस के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है ना, तो एकदम इस पे मत जाना कि कैसे हुआ, डायग्राम में मत जाना। मैंने ये जो केस लिखा उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस डायग्राम में ना। सीओएम नीचे, मेटा सेंटर ऊपर है। मेटा सेंटर मान लो कहीं यहाँ पे आया, ये थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम बना है बट मान लो कि ऐसा आया, और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है। तो मेटा सेंटर से क्या हो रहा होगा, पॉइंट फोर्स ऊपर को जा रहा होगा ना, पॉइंट फोर्स वाली लाइन इसी मेटा सेंटर से जा रही होगी ना, और सेंटर ऑफ मास पे वेट लग रहा होगा नीचे को। तो अभी आप देख रहे हो जब आप इसको रोटेट करोगे तो किस टाइप का टॉर्क बनेगा, डी स्टोरिंग नेचर का आ रहा है क्या। ये फोर्स कपल क्या होगा, वापस घुमा देगा ना इसको। अबे चवन, नहीं कैसे, ये फोर्स कपल है, ये इसको ऐसे ही घुमाएगा ना। सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये बॉयंट फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग आ रहा है और एमजी इधर लग रहा है, तो ये इसको ऐसे ही घुमाएंगे ना क्लॉकवाइज। रीस्टोरिंग ही तो हुआ भाई, जब मैंने इसको इधर को घुमाया तो रीस्टोरिंग टॉर्क उल्टा ला रहा है, इधर को घुमा रहा है, तो रीस्टोरिंग ही तो हुआ। तो आया ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सेकेंड केस देखो, अगर ये होता कि सीओएम इज बिलो मेटा सेंटर, तो वहां पे हमें पता है सीओएम, सॉरी बिलो तो हो गया। अब जब सेंटर ऑफ मास ऊपर जाता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब क्या हो रहा होगा, इसी सिचुएशन में सोचो ना, ये था हमने रोटेट किया, अब रोटेट करने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन आया, मैं इस डायग्राम को बस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, एग्जैक्ट डायग्राम पे मत जाना कि ये तो ज्यादा अंदर है तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर होना चाहिए, ऐसा मत दिमाग। तो इस बार क्या, मेटा सेंटर नीचे है, सेंटर ऑफ मास ऊपर है, तो मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ रहा है ऊपर, और मेटा सेंटर नीचे आ रहा है। अगर मेटा सेंटर नीचे आएगा तो उससे तो पॉइंट फोर्स वाली लाइन जा रही होगी ऊपर को, और ये एमजी ऐसे लग रहा होगा। तो अब क्या होगा, जब सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा तो क्या हो रहा होगा, आपने देख लो इधर को घुमा रहे हो, और ये घूमेगा भी कैसे, इधर को ही घूम जाएगा ना। इसी डायग्राम में कर रहे हैं ना, ये भी इसी में था, ये भी नीचे वाला भी इसी में। तो यहाँ पे आ जा रहा है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस तब ऑब्वियस है, अगर दोनों एक ही से पॉइंट पे आ जाएंगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो वो तो अपने आप ही कर लोगे।
अभी देखो ना, अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर है और मेटा सेंटर नीचे है तो कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा टॉर्क आ रहा है? अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर है, मेटा सेंटर नीचे है, हमने देखो इसको ऐसे घुमाया था ना, ये वाला डायग्राम है ना, इधर को घुमाया है, और टॉर्क भी किधर को घुमा रहा है यहाँ पर, ये टॉर्क किधर को घुमाएगा? ऐसे तो हमने हल्का सा ऐसे घुमाया, तो ये और ज्यादा इधर को ही घुमा देगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर को आप रोटेट किए थे वापस नहीं आ रहा है ना, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्लॉकवाइज आना चाहिए था ना, तब रीस्टोरिंग टॉर्क होता ना। ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, तो ये अनस्टेबल हुआ ना। अरे पांडा जी कब समझोगे? आज फिर एचसी वर्मा लगाया हो लग रहा है रात भर। पहले में देखो ना भाई, पहले में आपने ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये किधर कौन सा क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये देखो किधर को घुमा रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे क्लॉकवाइज टॉर्क आया तो रीस्टोरिंग हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आया तो वो रीस्टोरिंग नहीं हुआ ना। तीसरा पॉइंट में तो टॉर्क लग ही नहीं पाएगा, कोई बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही थी, तो बाद में हमने उसको रोटेट किया ऐसे, तो कुछ ऐसे आया। और इस बार दोनों पॉइंट एक ही जगह है ना, सेंटर ऑफ मास और मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर से वर्टिकली बी जा रहा होगा और mg नीचे जा रहा होगा, तो यहाँ पे कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं ना, तो इसलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबको अच्छे से याद हुआ मैंने क्या बोला? मैं फिर एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, आपके याद हो जाए। हम लोगों ने क्या क्या देखा, दो केसेस देखे ना, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए और पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए। सीओएम अगर नीचे है सेंटर ऑफ बॉयंसी से ना, कंप्लीटली सबमर्ज्ड में किससे कंपेयर करते हैं सेंटर ऑफ मास को? सेंटर ऑफ बॉयंसी से ना। कंप्लीटली सबमर्ज्ड में सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा और पार्शियली सबमर्ज्ड में मेटा सेंटर होगा। सेंटर ऑफ मास इज बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्शियली सबमर्ज्ड में सब सेम है, बस सेंटर ऑफ बॉयंसी इज बिलो मेटा सेंटर आ जाएगा, तो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ मास इज अबव सेंटर ऑफ बॉयंसी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इज अबव मेटा सेंटर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इज ऑन सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, सबको क्लियर है? नोट करो इसको। अरे सरयू तू कहाँ से आ गई? तेरा कैंप चल रहा था ना।
अच्छा मंडे हॉलीडे है, क्या बात। मेटा सेंटर चेंज क्यों नहीं होता? मेटा सेंटर चेंज होके ही तो बना था, सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हुआ था तो हमने एक नया पॉइंट डिफाइन किया मेटा सेंटर। एक जब हमने इसको रोटेट किया ऐसे, तो वहां रोटेशन में एक नया पॉइंट हमने डिफाइन किया सेंटर ऑफ बॉयंसी के चेंज होने की वजह से। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कुछ मेटा सेंटर आया ना, कुछ पर्टिकुलर रोटेट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर जो डायग्राम है उसका एक मेटा सेंटर आएगा ना, तो उसको लेकर डिसाइड कर पाओगे। सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो रहा है, इसीलिए तो हमने एक नया पॉइंट डिफाइन किया नए डायग्राम में मेटा सेंटर। वो अभी तो डिफाइन किया, डिफाइन करते ही तू चेंज करा देगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अलग अलग रोटेशन पे मेटा सेंटर भी अलग अलग जगह आएगा। बस मेन क्या होना चाहिए कि वो सेंटर ऑफ मास से नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, ये डिसाइड करना है। अबे जूम आउट कर तो दिया भाई। ये करूं ऐसे? जूम आउट तो नॉर्मल ही था, जूम आउट मतलब। अच्छा जूम आउट बोल रहा था, ओके ओके। एसएचएम तो नहीं होगा, ओसिलेशन होगा, क्योंकि ये बार बार रोटेट करने के टाइम नीचे का शेप चेंज हो रहा होगा ना। कंप्लीटली सबमर्ज में एसएचएम हो पाएगा, पार्शली सबमर्ज में फोर्स का बार बार एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना, तो एसएचएम नहीं हो पाएगा बट ओसिलेशन हो जाएगा। और कंप्लीटली सबमर्ज में एसएचएम हो जाएगा। हाँ आदित्य, मेटा सेंटर आप कितना रोटेट करोगे उसके अकॉर्डिंग अलग आएगा। बट आपने कोई भी एक जगह रोटेट करके छोड़ा और देखना है क्या होगा, तो जब छोड़ा तो उस पॉइंट पे आपने देखा मेटा सेंटर किधर आया, उससे डिसाइड हो जाएगा कि अब आगे क्या होगा। मेटा सेंटर चेंज तो होगा ही जैसे जैसे वो वापस रोटेट होके आ रहा होगा, बट एक बार आपको समझ आ गया कि किधर है तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, अब आगे चलें। यार आदित्य कई सारे बच्चे हैं, तो तुम लोग अपना आदित्य के आगे नाम भी लिखा करो, आदित्य कुंडे हैं, देवकर है। हाँ पांडा भी है, आदित्य खालकर भी है। खालकर तो लिखता है अपना पूरा नाम। ठीक है, तू कौन सा वाला आदित्य है? नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं, देवकर, ओके। देखो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, कोई अगर कर्ड सरफेस वाला ब्लॉक लिक्विड में रख दिया जाए तो उस पे फोर्स निकालना।
ना, ये हमने पीछे जब प्रेशर पड़ा था तो फोर्स निकाला था, फ्लैट सरफेस पे निकाला था। अब कर्ड सरफेस पे एक प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। मान लो आपने कोई कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और कंटेनर का ये वाला पार्ट आगे से ऐसे सिलेंड्रिकल है और फिर ये ऐसे गया है और इसमें लिक्विड वैसे भरा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे आर रेडियस का सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया ना। कॉर्नर पे कंटेनर ऐसे सिलेंड्रिकल है और ये अंदर को कुछ मान लो बी गया हुआ है, ये हाइट कुछ एच है। तो हमें अब ये बताना है कि इस कर्ड सरफेस पे लिक्विड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। लिक्विड की डेंसिटी कुछ रो है ना, रेडियस आर दिया है, ये हाइट पता है। तो कर्ड सरफेस पे फोर्स निकालना है ड्यू टू लिक्विड। कंटेनर सबको इमेजिन हो गया ना। ज्यादा करूंगा तो कंफ्यूजन। 2 मिनट ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ ना। भावेश सही तो नहीं लग रहा है, और सोच लो थोड़ा। देखो यहाँ पर एक तो पहले आपको सबको ध्यान रहना चाहिए कि कर्ड सरफेस पर जब आप फोर्स निकालोगे तो हर जगह प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो परपेंडिकुलर लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, सब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होंगे ना। तो आप सीधे सबको अलग अलग फोर्स जो है उनको एक साथ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर सकते ना, उनको आपको डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो समझ आ रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा डीए एरिया लोगे अंदर को तो उस पे फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। यहाँ पे डीए एरिया लोगे तो ऐसे लग रहा होगा, हर एक जगह डीए एरिया पे रेडियली लगेगा ना। प्रेशर की वजह से फोर्स हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। तो अब हर एक फोर्स को आपको अलग अलग रिजॉल्व करके एक्स वाले को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वाई वाले को अलग। किसको एक सिस्टम आना है? अनम्यूट करूं क्या? कर्ड सरफेस के वाटर को, हाँ सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसा।
तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? चलो अब सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है, इस पे जो भी टोटल फोर्स आएगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में कुछ आएगा और एक कुछ वर्टिकल में आएगा ना। इनको जब भी रिजॉल्व करोगे तो दो कंपोनेंट आएंगे, तो सबको ऐड करके एक्स वाला ऐड करोगे तो नेट एक्स में कुछ आ जाएगा और कुछ नेट वाई में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि कर्व सरफेस पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से वो कुछ एक्स में लग रहा होगा कुछ वाई में, और उनका नेट कुछ आप निकाल सकते हो नेट कितना है। ठीक है। अब देखो इसको अगर आपको सॉल्व करने जाओगे तो या तो आप यहाँ पे थीटा एंगल पे डी थीटा वाला एक छोटा सा पार्ट पे फोर्स देखो, वो फोर्स लिखो और एक्स वाला और वाई वाला कंपोनेंट निकालो और रिजॉल्व करो, तो वो बहुत लेंदी काम हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इतने पार्ट वाटर के इतने पार्ट को आप सिस्टम ले लो। हाँ, ये अंदर को वाटर जा रहा है, जो भी कॉर्ड सरफेस पे वाटर है वहां से लेकर के यहाँ तक जहां पे सिलेंडर का सेंटर है, इतने पार्ट को आप वाटर ले लो, सिस्टम ले लो। वाटर को ना, कंटेनर को नहीं। अगर हमने वाटर को ऐसे सिस्टम लिया ना, ये पूरा अंदर तक जो गया हुआ था बी तक का, उतने तक का पूरा वाटर हमने सिस्टम ले लिया है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? डायग्राम उतना तो सही से मैं नहीं बना पाऊंगा बट समझ जाओ ना। तो अब देखो ये जो पूरा सिस्टम लोगे तो इस पूरे सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। जो इसके ऊपर का वाटर होगा वो फोर्स लगा रहा होगा ना, वो उसके ऊपर का वाटर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं F1। इधर जो साइड का लिक्विड होगा वो फोर्स लगा रहा होगा, समझो ना, यहाँ ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, साइड के लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, और ये वाला वाटर कंटेनर पे लगा रहा है तो एक्शन रिएक्शन कंटेनर इस पे लगा रहा होगा ना, कंटेनर लगा रहा होगा। कंटेनर के पे अगर दो कंपोनेंट आए एफ एक्स और एफ वाई, तो इस पे भी वैसे ही दो कंपोनेंट आएंगे, एक्शन रिएक्शन। कुछ चमक रहा है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ? तो अब देखो अगर मैं इस पूरे सिस्टम पे फोर्स बैलेंस करूं ना, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स बैलेंस करूं तो हॉरिजॉन्टल में F2 और ये इधर से कंटेनर का Fx आपस में इक्वल होना चाहिए। Fx बराबर होना चाहिए ना F2 के। हॉरिजॉन्टल में वो लिक्विड तो रुका हुआ है ना, कहीं लिक्विड भाग तो रहा नहीं है। और F2 निकालना आता है ना आपको, सीधा स्ट्रेट सरफेस दिया जाए तो इस पे तो फोर्स निकाल लोगे ना, स्ट्रेट सरफेस पे फोर्स तो हमें निकालना आता है ना। यहाँ का प्रेशर का एवरेज बाय टू, सॉरी, P1 प्लस P2/2 एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, यहाँ का डेप्थ कितना है, एच रो जी ना, एच रो जी ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लेंगे क्योंकि वो अंदर भी होता है बाहर भी होगा तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से एच रो जी और यहाँ पे कितना प्रेशर है, एच प्लस आर रो जी।
तो यहाँ का प्रेशर पता है, तो एवरेज प्रेशर ले लेंगे एच रो जी प्लस एच प्लस आर रो जी बाय 2, ये एवरेज प्रेशर हो गया। एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, इस पार्ट का एरिया कितना बोलोगे, ये आर है, ये पार्ट का एरिया कितना आएगा, सॉरी इसका एरिया नहीं, ये जिस सरफेस पे लग रहा है ना वो ये फ्लैट वाला सरफेस होगा ना, इधर से जो फ्लैट सरफेस है, तो ये इधर आर है और अंदर को बी गया है ना, ये आर और ये बी रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो आर इंटू बी। तो हमारा एक्स वाला फोर्स आ गया। वाई वाला फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, केवल इसका मैं ये वाला, केवल हम सामने से इस साइड को देख रहे हैं ना, अगर हम केवल इस साइड का एफबीडी बनाए तो ऊपर को एफ वाई लग रहा है, इधर को एफ एक्स, इधर को एफ टू, इधर को एफ वन, और इतने पार्ट का वेट नीचे को। तो एफ वाई का क्या काम है, एफ वाई का काम है इसके वेट को संभालना प्लस इसके ऊपर से जो लिक्विड लग रहा है, लिक्विड का फोर्स है उसको संभालना ना। तो एफ वाई बराबर होगा एफ वन प्लस एम जी। अब देखो इसके ऊपर का जो ये लिक्विड है, इसके ऊपर का जो लिक्विड का फोर्स है वो क्यों आ रहा है, इसके वेट की वजह से ही आ रहा होगा ना। F1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे प्रेशर है एच रो जी इंटू एरिया, इसका एरिया कितना आएगा आर इंटू, ये अंदर को बी गया है ना, तो F1 की वैल्यू लिखोगे एच रो जी इंटू आर इंटू बी प्लस ये वाला एम जी। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, एच इंटू आर इंटू बी को आप लिख सकते हो, ये उसके ऊपर जितना ये लिक्विड का वॉल्यूम है वो है ना, अंदर तक जो वॉल्यूम गया हुआ है पूरा लिक्विड का, एच इंटू आर इंटू बी वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वाला वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। वी इंटू रो उसका मास होगा ना, ऊपर जो भी मास है ना, ये पूरे पार्ट का मास है ना ये, तो ये कितना आ जाएगा एम प्लस एम इंटू जी। मतलब वर्टिकल में अगर आप फोर्स देखोगे तो वो क्या होगा, कर्ड सरफेस के ऊपर यहाँ वाला मास प्लस इसके ऊपर का मास, मतलब कर्ड सरफेस के ऊपर का सारा मास जो होगा उसके वेट को ये कर्ड सरफेस ही बैलेंस करेगा ना कंटेनर का, तो ये वही चीज आया हुआ है ना, वेट ऑफ लिक्विड ओवर कर्ड सरफेस। कुछ चमक रहा है, वर्टिकल वाला फोर्स कैसे निकालोगे, तो कर्ड सरफेस के ऊपर का सारा जो लिक्विड का वेट देखोगे वही सब फोर्स वर्टिकल में कर्ड सरफेस पे लग रहा हो। कुछ चमका बच्चों या सब बाउंस हो गया, स्मॉल एम इसका मास है, देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे देख लो ये जो पार्ट था इसके ऊपर वाला जो मास है ये सब ना, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ये आर है ये एच है और अंदर को बी गया है, तो इस पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा आर इंटू एच इंटू बी इंटू डेंसिटी, इसका मास हो गया। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप देखो सीधे ऐसे समझो, अगर कोई सरफेस है और इसके ऊपर आपने कोई ऐसे ब्लॉक रख दिया, तो इस सरफेस पे जो फोर्स फील होगा किस वजह से होगा, इसके वेट की वजह से ही होगा ना। तो जैसे यहाँ पे देखोगे इस वाले सरफेस पे फोर्स चाहिए, तो इस सरफेस के ऊपर आप सोच सकते हो कि एक लिक्विड का ब्लॉक रखा है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जिसका ये साइड आर है ये एच है और अंदर को बी गया है, तो इस सरफेस पे जो फोर्स फील होगा ऊपर वाले लिक्विड की वजह से वो कितना होगा, इसके वेट के बराबर ही होगा ना। समझ आ रहा है, तो इसी चीज को निकाला है मैंने ना, ये डायरेक्ट भी मैं बोल सकता था एम इंटू जी होगा, और मैं निकाल के भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर देखा मैंने पहले कितना पड़ रहा है, फिर प्रेशर इंटू एरिया कर दिया। प्रेशर कितना पड़ेगा यहाँ पे, अगर इसकी ये डेप्थ एच है तो प्रेशर कितना पड़ेगा एच रो जी इंटू आर इंटू बी, फिर एच इंटू आर इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम,
नहीं, ये पार्ट एच है, ये आर है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, अंदर को ये बी गया है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एच आर बी। फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को क्या लिख दूंगा, मास लिख दूंगा ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मास लिख दिया है, तो ये वाला मास प्लस इस पार्ट का मास, तो टोटल क्या हो गया, पूरा कॉर्ड सरफेस के ऊपर का मास। हाँ, इतना ही सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू गिवन रहेगी तो उस हिसाब से कर लेंगे ना। मैंने इस हिसाब से सिंप्लीफाई किया कि आपको चीजें याद हो जाए। ये नोट करो, फिर थोड़ा और मैं समझा देता हूँ, बस फिर ये खत्म। अरे खालकर यार, एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे। अबे तू पांडा, ऐसी बातों पे तो तुझे गिरा गिरा के पीटना चाहिए। और फाइन अलग से लगाना चाहिए तेरे पे। अरे मालिक, एफ एक्स कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, एक स्ट्रेट सरफेस पे भी अगर फोर्स नहीं निकालोगे, ये स्ट्रेट सरफेस पे अगर फोर्स नहीं निकाल पाओगे तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का। इतना तो फॉर्म तरीका बता दिया, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या किया जाए, जेई में काउंटिंग पूछ लिया जाए। अबे ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मालिक, इसमें क्या ही सॉल्व करने में है। ये सब वैल्यू गिवन होगी तो इजीली हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लो, आराम से सब सॉल्व हो जाएगा। जब वैल्यूज गिवन होंगे तब सब आराम से हो जाएगा ना, ये सब सिंबल में किया हुआ है। टाइम पास नहीं करो यार, हो जाएगा, मत टेंशन लो। अभी देखो, इसी क्वेश्चन में मैं एच की वैल्यू दे दूं कि एच आर के बराबर है, तो आपको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाएगा ना। इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि बी और एच सब आर के बराबर है, तो आप सब कर डालोगे जल्दी जल्दी, सिंबल में भी इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो अब मैं पूरे क्वेश्चन का मोरल ऑफ द स्टोरी समझा दूं, जल्दी लिखो पहले ये। हाँ, कंटेनर के वॉल पे जब फोर्स निकालते हैं तो पी नॉट नहीं लेते ना, क्योंकि कंटेनर के बाहर भी प्रेशर है, अंदर भी प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, तो उसका इफेक्ट तो दोनों साइड से पड़ेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। कंटेनर के वॉल पे फोर्स निकालने के टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट नहीं लेगी, नेट फोर्स निकालने के टाइम पर ना। हाँ, ऊपर से लगेगा तो नीचे से भी लगेगा ना, पी नॉट बाहर भी तो है ना, ये हमने नेट फोर्स निकाला है ना, एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हटा के किया है सब। हाँ, लग रहा है, लग रहा है, बट दोनों साइड से लग रहा है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। लिख करके कैंसिल करके दिखा सकते हो, या फिर जाने दो, पहले भी कर ही चुके हैं कंटेनर वाले क्वेश्चन, इसलिए लिखा नहीं मैंने। सील्ड, सील्ड नहीं है ना, ओपन है, ओपन है, यहाँ पे ओपन एटमॉस्फेयर है, इधर भी और बाहर भी है एटमॉस्फेयर है ना, कंटेनर है ना यहाँ पे, उसका कॉर्नर ऐसे कॉर्ड है, तो पी नॉट का इफेक्ट अंदर और बाहर दोनों जगह सेम आएगा।
अबे पांडा, एक ऐसे मैंने कर्व सरफेस ले लिया, इसमें अंदर से भी पी नॉट पड़ रहा है, बाहर से भी पी नॉट पड़ रहा है, तो पी नॉट का इफेक्ट क्यों लूंगा मैं, ये बताओ मुझे। सॉलिड है वो ठीक है, ये दोनों ही जब आपस में कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जो सरफेस है उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स आएगा ही नहीं ना जो इनको बैलेंस करे। यहाँ पे फोर्स क्यों आ रहा है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड का वेट है उसके लिए, वो इसको रोकने के लिए यहाँ पे बाकी सरफेस जो होगा सॉलिड वाला इफेक्ट आएगा, बट एटमॉस्फेयर के लिए कोई सॉलिड का इफेक्ट नहीं हुआ। अबे पांडा जी, ज्यादा एचसी वर्मा ना सॉल्व किया करो तुम रात में, फिर ऐसे ही बैकी बैकी बातें शुरू कर देते हो। अच्छे से सोना और फिर एक बार सोचना कि एक सरफेस में अगर अंदर बाहर दोनों साइड पी नॉट लग रहा है तो कोई और पी नॉट का इफेक्ट एक साइड से लू या ना लू। तू ये मान के चल रहा है सॉलिड है तो अंदर इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंदर बाहर से कैंसिल हो रहा है इसलिए सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सॉलिड होता है या हॉलो, मतलब कोई उसका इफेक्ट ही नहीं है ना, कैंसिल हो रहा है अंदर बाहर से। ठीक है, आगे समझाऊंगा अब इसको, कॉर्ड सरफेस वाले पार्ट को आगे समझें। हाँ, तो आपको देखो अब क्या ध्यान रखना है, कभी भी आपको कोई कॉर्ड सरफेस दे दिया जाए और इस पे फोर्स पूछा जाए लिक्विड की वजह से, तो हमेशा बेटर तरीका क्या होगा, आप कॉर्ड सरफेस पे फोर्स निकालने की जगह यहाँ पर एक ऐसे लिक्विड ले लोगे और इस लिक्विड पे नेट फोर्स बैलेंस कर दोगे ना, है इस लिक्विड पे फोर्स बैलेंस करोगे। आपको ये फोर्स निकालना आता है, ये फोर्स निकालना आता है, इसका वेट निकालना आता है, और हमें पता है कि कॉर्ड सरफेस पे लिक्विड अगर लगा रहा है तो एक्शन रिएक्शन कॉर्ड सरफेस लिक्विड पे लगा रहा होगा। आप हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, वर्टिकल में बैलेंस करोगे तो एफ वाई आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई आ जाएगा तो नेट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एफ वाई हमेशा कितना आएगा, इसके ऊपर जितना लिक्विड है उसके वेट के बराबर आएगा, तो चाहे आप एफ वन निकालो एम जी निकालो ऐड करो या सीधे बोल दो वेट ऑफ लिक्विड अबव कर्व्ड सरफेस। और एफ टू स्ट्रेट वॉल पे फोर्स निकालना सीखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब कुछ होमवर्क दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। इंटेक्स टू तक तो नहीं नहीं, डायनेमिक्स मतलब ये नहीं होता कि कंटेनर चलने लग गया तो डायनेमिक्स हो गया, कंटेनर नहीं। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब जैसे कोई पाइप है और इससे लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, लिक्विड जब फ्लो करके जाएगा, पाइप रुका हुआ है कंटेनर रुका है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, तब वो डायनेमिक्स आएगा। हर जगह लगा सकते हैं प्रथम, हर जगह लगा सकते हैं, कर्व सरफेस हो या कैसा भी, आप ऐसे लिक्विड लेकर के सिस्टम पे फोर्स बैलेंस करके फोर्स निकाल सकते हो।
पहले होमवर्क दे दूं फिर टेस्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 और 2, सॉरी इन टेक्स्ट 1 2 कंप्लीट हो गया ना, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना? कुछ भी छूटा हो तो अब वो कंप्लीट कर लेना, और सारे इलस्ट्रेशन बीच अगर कोई रह गए तो वो भी कर लेना। हाँ अभी कर लेना, वो हो जाएगा अभी सब। फिर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लेना। कुछ तो पहले से ही दिया हुआ है, जो बचा हुआ है वो कर लेना 1 से 38 तक। अब टेस्ट का टॉपिक बताओ क्या रखना है। टेस्ट में फिजिक्स में हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स। सलोनी क्या बोल रही है? होमवर्क दे तो दिया, क्या बोलना चाह रही है? और मैथ में हो गया डिफरेंशियबिलिटी। मैथ में लास्ट टाइम कोई एक और टॉपिक रह गया था तुम्हारा, जो बोल रहे थे अभी तक हुआ नहीं है टेस्ट। लास्ट टाइम कंटिन्यूटी का हुआ था, और उसके बाद पता नहीं कौन सा बोला था। बाकी लोग बताओ, यही है ना? अरे हाँ एमओडी, हाँ एमओडी रखना है, ठीक। ठीक है बच्चों ना, फिर यही रखते हैं। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ। होमवर्क कर लेना। कल, कल ही क्लास है ना? देखेंगे, जो कल नहीं है शायद, अब टाइम है बीच में, तो कर लेना तब तक। ठीक है फिर क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन।